प्रदेश में बढ़ी निगम चुनाव की सरगर्मी। आरएलपी, आप और बीएसपी भी ठोकेगी ताल। वैभव गहलोत ने संभाली जोधपुर में कमान। महिला अत्याचारों के खिलाफ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। 37 प्रबुद्धजनों ने की मुलाकात। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं लोग। मदरसों के विकास के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। 25 लाख की मदद की घोषणा। 29 तक हो सकेंगे आवेदन। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत कल से। श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेगा आमेर का शिला माता मंदिर। शाकंभरी माता मंदिर में हो सकेंगे दर्शन। और बिहार चुनाव में पीएम मोदी भी संभालेंगे मोर्चा। 4 दिन में करेंगे 12 रैलियां। नीतीश कुमार भी होंगे साथ। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। बीजेपी और कांग्रेस के बाद नगर निगम चुनाव में अब राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी भी उतरेगी। नागौर सांसद और पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जयपुर, जोधपुर और कोटा की 6 नगर निगम चुनाव में उतरने की घोषणा की है। बेनीवाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र के भी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आरएलपी पार्टी ने यह निर्णय लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने कमर कस ली है। सीएम गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर की कमान खुद उनके बेटे वैभव गहलोत ने संभाली हुई है। वैभव सुबह से ही प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी के साथ दावेदारों के टिकट फाइनल करने की कवायद में जुटे नजर आए। जोधपुर की 160 सीटों के लिए तकरीबन 900 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। दावेदारों के नाम पर आखिरी मोहर स्क्रीनिंग कमेटी लगाएगी। वहीं माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की पहली लिस्ट आज देर शाम या कल तक सामने आ सकती है। राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और बलात्कार के मामलों को लेकर प्रदेश के प्रबुद्धजनों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के तकरीबन 37% लोगों ने मिलकर यह ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। इस ज्ञापन में एनसीआरबी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। साथ ही प्रदेश में पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। ज्ञापन देने वालों में 16 पूर्व कुलपति, पूर्व आईएएस, आईपीएस, सेना के पूर्व अधिकारी, जनरल, कर्नल, मेजर और सरकार के विभिन्न आयोगों में अध्यक्ष रह चुके लोग शामिल हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार मदरसों के विकास के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता करेगी। सरकार यह सहायता राशि मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुहैया करवाएगी। अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने इसे लेकर एक विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर रखी गई है। इसके तहत पंजीकृत मदरसों के विकास के लिए कक्षा कक्ष, रसोई, शेड, पेयजल सुविधा और शौचालय का विकास किया जा सकेगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कल से हो रही है, लेकिन इस साल शक्तिपीठ आमेर शिला माता में लाखों श्रद्धालुओं का तांता नजर नहीं आएगा। कोरोना का ग्रह इस बार नवरात्रों में भी नजर आ रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। हालांकि मंदिर के पुजारी नवरात्रों के दौरान पूजा अर्चना जरूर करेंगे। वहीं सांभर लेक की शाकंभरी माता के द्वार पहली बार नवरात्रों में भक्तों के दर्शनों के लिए खुलेंगे। लंबे इंतजार के बाद आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए कुल 15,97,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से लगभग 90% परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया था। नीट रिजल्ट के बाद 85% मेडिकल और डेंटल सीटों पर प्रवेश के लिए नीट काउंसलिंग आयोजित कराने को लेकर स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट जारी की गई है। परीक्षार्थी ऑल इंडिया कोटा की 15% और स्टेट कोटा की 85% सीटों के लिए आवेदन कर सकेंगे। और आइए अब रुख करते हैं देश दुनिया की दूसरी अहम खबरों की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का समय और तारीख फिक्स हो गई है। पीएम मोदी 4 दिन में 12 रैलियां कर एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। पीएम के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में अपनी 5वीं पारी के लिए जनता से गुहार लगाएंगे। पीएम मोदी की रैलियों में महागठबंधन को तो चुनौती मिलेगी ही, केंद्र में उनकी सहयोगी रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के लिए भी अजीब हालात पैदा होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चुनाव में
एलजेपी की ओर से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान मोदी के नाम पर और नीतीश के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। यूपी के बलिया में एसडीएम और सीओ के सामने हुई एक शख्स की हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। हालांकि कुछ आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मामले में 8 लोग नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर पुलिस की नजर पैनी जरूर है, लेकिन वो अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कारण बनी पराली को जलाने पर रोक लगाने के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित की है। एक सदस्यीय कमेटी लोकुर कमेटी की मदद के लिए एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स और एनएसएस को उन क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। ये मोबाइल टीमें खेतों में आग लगने की खबर देगी, जिसके आधार पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे और लोकुर कमेटी पराली जलाए जाने की घटनाएं संबंधी अपनी रिपोर्ट दशहरे की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की तुलना में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कोरोना को बेहतर तरीके से संभाला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से बनाया गया एक ग्राफ भी साझा किया है, जिसमें भारत की जीडीपी में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। इस चार्ट में दिखाया गया है कि अगले वित्त वर्ष में अफगानिस्तान के जीडीपी में 5% और पाकिस्तान की जीडीपी में नाम मात्र की गिरावट देखने को मिलेगी। आज देश भर में वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम ने कई विषयों पर अपनी बात रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।